बाजार पर नजर डालिए। इस वक्त निचले स्तरों से संभलने की कोशिश जारी है। दिन के हाईज अगर आप देखें 10,950 के आसपास से जो गिरावट आई थी 10,986 तक, अब नीचे से 6-7 पॉइंट ऊपर आए हैं अभी तक निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी देखिए, मिड कैप भी देखिए और मार्केट ब्रेथ भी आपके सामने लेकर आएंगे। बाजार में निचले स्तरों पे 10,900 के नीचे से हम ऊपर निकल पाते हैं कि नहीं, इसी चीज पर नजर बनी हुई है। सारे इंडेक्स संभलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। 10,900 के नीचे बाजार जो फिसला है वो खास तौर पे बड़ी चिंता की बात है। 4 में से 3 स्टॉक्स इस समय नीचे हैं। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट लुढ़का है दिन के हाई से। मिड कैप्स और स्मॉल कैप जो मार्केट ब्रेथ आप बड़ी देख रहे हैं बाजार में, 4 में से 3 स्टॉक्स की गिरावट, उसमें छोटे मझोले स्टॉक्स का बड़ा हाथ है। और दिग्गजों की बात करें तो मेटल कमजोर है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर होते हुए सबसे ज्यादा दबाव उनके ऊपर आता है। चीन और अमेरिका के बीच बातचीत कब साफ होगी पता नहीं, लेकिन इस बीच आईएमएफ ने वर्ल्ड ग्रोथ के आंकड़े घटा दिए। अगर दुनिया में ग्रोथ कम होगी तो कमोडिटी बाजार गिर रहे हैं और उसका असर यहां देखने को मिल रहा है। ऑटो, बैंक, ये कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर गिरावट है। लेकिन इस बीच एक अहम नतीजा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, सीधे नजर डालते हैं उसी पर। 4,664 करोड़ टीवीएस मोटर्स का मुनाफा उम्मीद से बेहतर आया है। 178 करोड़ रुपए जो आ रहा है हमारे अनुमान से बेहतर है। 167 करोड़ का हमारा अनुमान था। आमदनी 4,664 करोड़, ये भी हमारे अनुमान से तकरीबन 110 करोड़ ज्यादा है। तो टीवीएस ने चौंकाया है और देखिए इसके पीछे एक बड़ी वजह है। टीवीएस का अक्टूबर और दिसंबर की बिक्री के जो आंकड़े थे अक्टूबर और नवंबर के, वो अच्छे थे। दिसंबर में ज़रूर थोड़ा झटका लगा था, लेकिन इस क्वार्टर के 2 महीने ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहे थे और शायद वही वजह है कि एनालिस्ट को चौंकाया है। बेहतर रियलाइजेशंस के साथ मार्जिन देखिए 8.1, 7.7 का अनुमान लगा रहे थे हम। अब ये मार्जिन बेहतर क्यों है? रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी ने कमाई अच्छी की है, डिस्काउंट कम दिए हैं या फिर कॉस्ट सेविंग की है, वो डिटेल आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन मार्जिन अच्छी, सेल्स और प्रॉफिट, ये दोनों हमारे सेल्स और प्रॉफिट यानी आमदनी और मुनाफा दोनों हमारे अनुमान से बेहतर। तो नतीजे देखकर इस समय जो लोग मंदी कर रहे थे, क्या उन्हें मंदी काटनी चाहिए? प्रकाश, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? ये लेवल कैसे है? बाजार कैसा है? क्या अगर काफ़ी ओवरसोल्ड है तो शायद बाउंस अच्छा खासा आ जाए? इस वक्त देखिए नतीजे आने के बाद से करीब 1% का स्विंग हमने अब तक आते हुए देखा है, लेकिन नतीजे अच्छे लग रहे हैं। अब आगे का गाइडेंस क्या आता है वो देखना होगा, लेकिन कम से कम ये पिछली तिमाही के नतीजे तो अच्छे हैं। देखिए जो बाउंस मिला है आज का लोग का अच्छी जगह से बाउंस हुआ है, करीब कह सकते हैं कि यस, ये बाउंस बहुत अच्छी जगह से हुआ है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है टीवीएस मोटर्स के 560 के नजर आते हैं, वहाँ तक जरूर जाना चाहिए। अच्छी जगह से बाउंस ना कह सकते हैं। ओके, तो ये बाउंस टिक सकता है, 560 तक जाने की गुंजाइश बनेगी। देखिए अब 1.5% ऊपर आता हुआ मंदी की पोजीशन एक बार आपको काटनी चाहिए। दिन के दौरान एक तेजी का ट्रेड 560 तक यानी करीब 15 रुपए के लिए लिया जा सकता है। यह है कॉल इस समय इन नतीजों को देखते हुए। और दरअसल आज सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी मंदी हुई थी, तो वो एक्सपर्ट वो एनालिस्ट वो ट्रेडर्स फंस सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेकर आएंगे। टीवीएस मोटर्स को देखकर इस वक्त ऑटो एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं, क्या अपग्रेड्स की गुंजाइश बनती है, वो तो बात हम करेंगे। लेकिन देखिए हमारे बात करते करते आपको हमने 545 के करीब प्रकाश ने कहा था कि आप यहाँ से रिकवरी दिखेगी 560 की, 552 हो गया, 7 रुपये बढ़ गया प्रकाश। बस 560 तो अभी हो जाएगा, 560 तो अभी हो जाएगा। इस वक्त आप काफ़ी शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में आपके सामने हम इस पर ओपिनियन लेकर आएंगे। अब तक के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। सेल्स और प्रॉफिट दोनों नज़रिए से हमारी उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। एबिडा लेवल पर भी अगर आप देखें तो हमारी उम्मीद से करीब 25 करोड़ बेहतर आंकड़ा है। मार्जिन हमारी उम्मीद से करीब 40 बेसिस पॉइंट बेहतर है। 7.7 का अनुमान था, 8.1 पर है। बिक्री जो टोटल हुई है 9,89,000 यूनिट की कुल बिक्री की है टीवीएस मोटर्स ने। ये नंबर ऑफ गाड़ियां अगर आप देख रहे हैं तो गाड़ियों की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे कि मैं बता रहा था, केवल दिसंबर कमज़ोर था, अक्टूबर और नवंबर अच्छे थे, तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है। अब जानने की बात यह है कि रियलाइजेशंस कैसे हैं। डिस्काउंट के साथ ये वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है या अच्छे रियलाइजेशंस के साथ आ रही है। लेकिन क्योंकि देखिए मार्जिन बेहतर हुए हैं, इसलिए बाजार को इस बात की चिंता ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल में सेविंग की वजह से, रॉ मटेरियल कॉस्ट घटने की वजह से आई है या फिर डिस्काउंट की वजह से आपको देखने को मिला है, इस पर हम नज़र रखेंगे। तो ये डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, पर वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है, सेल्स अच्छी है, मुनाफा अच्छा है, मार्जिन अच्छी है। स्टॉक हालांकि अटक रहा है, एक उछाल के बाद यहाँ पर दबाव बनता हुआ नज़र आया है। हालांकि हर एक पैमाने पर मुझे इस वक्त जो भी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, वो सभी हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर टीवीएस मोटर्स के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए बाजार पर नज़र डालते हैं।
तो ये एक स्टॉक शायद इतना बड़ा नहीं है, दिग्गज नहीं है कि पूरे बाजार का मूड सुधार सके। हाँ, लेकिन दूसरे ऑटो स्टॉक्स भी अगर सुधरते हैं तो कुछ असर ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स का काफ़ी हद तक प्रेशर था आज। लेकिन प्रकाश, इस वक्त निफ्टी पे आपकी क्या कॉल है? काफ़ी ज़ोर से गिरे हैं, संभलना मुश्किल है, अभी भी कोई खास बाउंस देखने को नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है तो वीक, इतना क्यों वीक नजर आता है? क्योंकि बहुत तेजी देखा हमने। 11,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वहाँ तक नहीं पहुंचा, फ्यूचर में पहुंच गया। लेकिन मुझे लगता है कि लो लेवल शायद निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल है कि करीब 10,820-30 देखने का मिलता है, वहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर नहीं। थोड़ी एक गुंजाइश 1-2 दिन अब भी डाउन साइड है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो स्पेशली 27,300 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। तो एक स्लगिश माहौल कह सकते हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर अभी और भी गिरावट आने की आशंका बनी हुई है। 27,300 तक के लेवल आपको निफ्टी बैंक दिखा सकता है और निफ्टी में भी गिरावट बढ़ने की आशंका। लेकिन इस वक्त ट्रेड कहाँ है फिर प्रकाश, ये बताइए, आप दो ट्रेड करेंगे? जी, मुझे आईसीआईसीआई बैंक में एक वीकनेस नजर आती है। पॉसिबल है कि और स्लाइड हो। 360 का एक टारगेट है, यहाँ तक स्लाइड हो सकता है, स्टॉप होगा 370 का। तो आईसीआईसीआई बैंक में वीकनेस है। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आता है थोड़ा, वो है लुपिन। काफ़ी हद तक बहुत तेजी से दौड़ा और वहाँ पर एग्जॉशन का पैटर्न नजर आ रहा है। ये एग्जॉशन के हिसाब से लगता है कि स्लाइड होगा 840 के आसपास, स्टॉप होगा 860 का। तो मुझे लगता है लुपिन में थोड़ी गिरावट हो सकती है। ओके, तो लुपिन 840 के टारगेट के साथ बेचने की राय है। यहाँ पर आपकी 16 रुपए की 2% की कमाई हो सकती है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी आपके ऐसे ही 2% से ज़्यादा बन सकते हैं। 360 के टारगेट इस वक्त 367-68 के करीब चल रहा है। 7 से 8 रुपए की कमाई का मौका है आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक और लुपिन, ये दो हैं ट्रेड इस समय जिन पर आपको इसी वक्त अभी अमल करना चाहिए। शॉर्ट्स के कॉल बाजार का मूड देखते हुए, जो आपको आज के आज मुनाफा कमा कर देने वाले हैं। और आइए अब जानते हैं उन मिड कैप शेयर्स का हाल जिनमें आज खास तौर पे खबरें हैं या बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए। देखिए, मिड कैप इंडेक्स में तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने मिले और जिन स्टॉक्स ने दबाव बनाने का काम किया है उसमें देखिए सीजी पावर जैसे काउंटर है, आईटीआई जैसे काउंटर, कल आपको याद होगा बेहतरीन तेजी इसमें थी, आज मुनाफा वसूली है। आईआरबी इंफ्रा, डिश टीवी जैसे काउंटर में भी अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी आज जम के पिटाई हो रही है। एक तो मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स, जेएसपीएल, सेल जैसे काउंटर्स को देख लीजिए, 3 से 5-5% के आसपास की गिरावट है। वहीं ऑटो स्टॉक्स, टीवीएस मोटर्स, नतीजे आने के बाद एक अच्छा उछाल इसमें देखने मिला है। लेकिन अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स को देख लीजिए, 2 से 3-3.25% के आसपास की गिरावट है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड में तो सीएलएसए ने बिकवाली की सलाह दी है, 75 रुपीज़ के प्राइस टारगेट दिए हैं, उसका भी कुछ हद तक इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स, वहाँ भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा दबाव है। बंधन बैंक, देना बैंक 2.5 से 3.5% के आसपास की गिरावट, श्री इंफ्रा और डीएचएफएल में 3 से 4% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। तो ये वो स्पेस है जहाँ खासकर आज दबाव देखने मिल रहा है। नतीजों के चलते कुछ स्टॉक्स में एक्शन है और वहाँ भी दबाव ही देखने मिल रहा है। जेंसर टेक्नोलॉजी एंड एलिटी फाइनेंस होल्डिंग में देखिए नतीजों के बाद इन काउंटर्स में दबाव है, 2 से 4% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में देखी जा रही है। लेकिन जहाँ तेज़ी है वो है फार्मा स्पेस, यहाँ अच्छे खासे गेंस है। जुबिलेंट लाइफ 3.5%, एलेम्बिक फार्मा 3%, स्पार्क, इनफैक्ट वो जो सन फार्मा की खबर है उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने मिला है। 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ देखी जा रही है। तो ये एक सेक्टर है जो आज तेज़ी में है। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर्स में आज बिकवाली देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें फ्यूचर रिटेल का काउंटर है जहाँ बेहतरीन गेंस है, प्रेस्टीज एस्टेज, इंटरग्लोब एविएशन और रेडिको खैतान। तो ये वो चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ तेजी देखी जा रही है। इंटरग्लोब एविएशन और रेडिको खैतान, इन दोनों के नतीजे कल आने वाले हैं। उसके पहले हम यहाँ पर खरीदारी देख रहे हैं, तो इन पर नजर रखिए। बाजार को लगता है कि ये शानदार नतीजे पेश कर सकती हैं दोनों कंपनियां। इन पर हम बात करेंगे आगे, अपने एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। खास तौर पे रेडिको खैतान और इंटरग्लोब दोनों पे ही एक बार बल्कि हम नज़र डाल सकते हैं। प्रकाश, देखिए क्या आपको दिखाई देता है, इंटरग्लोब पहले या रेडिको खैतान, कौन सा चार्ट आप पहले देख रहे हैं? इंडिगो में अच्छा लगता है कि अच्छा बेस बना हुआ है, टेक्निकल रूप से एक डबल बॉटम बना है, इसका एक संकेत देता है कि यस अप मूव ऑन है। इंडिगो में स्टॉप होना चाहिए 1080 का, 1120 से 1140 यहाँ तक जाने की संभावना है। 1120 से 1140 के लेवल आ सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कल नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले आप देखिए तेज़ रफ्तार दिखा रहा है। अच्छा, रेडिको पे भी नज़र डाल लीजिए, इसके भी नतीजे हैं कल। रेडिको खैतान का जो चार्ट बना हुआ है आज तो अपमूव मिला है, लेकिन ये अब भी रिएक्टिव अपमूव दिखता है। लग रहा है पॉसिबल है कि रेडिको खैतान में टारगेट ऑन द अपसाइड 420 हो और स्टॉप होगा करीब अराउंड 403 का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अपमूव बन सकता है। 5-7 दिनों की जो गिरावट हुई है वो लगता है कि यहाँ पर अब एक अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये कॉल आपके लिए रेडिको खैतान और इंटरग्लोब पे। इंटरग्लोब प्रकाश को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है नतीजे के पहले, अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। और आइए बात करते हैं अंतरिम बजट की।
1 फरवरी को आने वाला है अंतरिम बजट और उसके पहले हम लगातार आपको बता रहे हैं बाजार के दिग्गज कारोबारी क्या चाहते हैं। हमारे साथ आज केमिकल सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए GHCL के मैनेजिंग डायरेक्टर RS जालान साहब जुड़ रहे हैं। जालान साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। आपकी क्या उम्मीदें हैं? ज़रूरी नहीं कि आपके सेक्टर से जुड़ी हुई, पर इन जनरल एक कारोबारी के तौर पे आप क्या उम्मीद करते हैं इस अंतरिम बजट से, जिसके बारे में अनुमान यह है कि है तो ये अंतरिम बजट, लेकिन चूंकि सरकार का आखिरी बजट है तो वित्त मंत्री जी ये संकेत दे चुके हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इकोनॉमी की हालात को और बेहतर करने वाले कदम उठाने की। क्या मानते हैं आप? जैसा प्रदीप आपने राइटली बताया कि ये इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट में हर इंडस्ट्री, चाहे वो केमिकल हो या कोई और दूसरी इंडस्ट्री हो, जैसे कि हम केमिकल और टेक्सटाइल दोनों में हैं। टेक्सटाइल में जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि टेक्सटाइल में टेक्सटाइल मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया है कि एक अच्छा वो इंसेंटिव देने वाली हैं, तो हमारी उम्मीद है कि वो चीज़ हमको मिलेगी, जिससे कि टेक्सटाइल सेक्टर जो कि एक बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इंडस्ट्री है, वहाँ पर हमको एक मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का। और केमिकल की इंडस्ट्रीज में मैं ये बोलूँगा कि सरकार जो है इसको, अगर जो माइनिंग सेक्टर है, क्योंकि माइनिंग के ऊपर हमारी डिपेंडेबिलिटी बहुत है, उस माइनिंग सेक्टर्स पे अगर सरकार कुछ अगर पॉलिसी डिसीजंस लेके आ पाएँ, जिससे कि माइनिंग थोड़ी, जैसे लाइमस्टोन हमारी बहुत बड़ा माइनिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, उस पर अगर कुछ पॉलिसी डिसीजन लेके आ पाए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। तो मिस्टर जालान, थोड़ा स्पेसिफिक हो पाएंगे आप? किस तरह की पॉलिसी डिसीजंस की आप बात कर रहे हैं? क्या अड़चन है, क्या रुकावट है और क्या चाहते हैं आप एग्जैक्टली? माइनिंग में अगर आप देखें तो जो लाइमस्टोन का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसमें पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने कोई भी माइनिंग, लाइमस्टोन की माइनिंग जो कि सीमेंट और हमारी सोडा इस इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी माइंस अलॉट नहीं करी है इंडस्ट्री को। उस पर अगर सरकार अपनी कुछ क्लैरिटी के साथ अगर पॉलिसी लेके आ पाए तो उससे वो नई माइंस अगर हमको मिलती है तो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी जो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं, अभी बहुत सारी लाइमस्टोन हम इंपोर्ट करके हमको लाना पड़ रहा है, उसमें हमको एक आसानी होगी और उससे एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेशन होगी और सरकार को भी उसमें जो है रेवेन्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द रॉयल्टी। बिल्कुल, तो ये पॉलिसी दरअसल आप कह रहे हैं कि बजट के बाहर का कदम होगा, लेकिन ये लाने की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्री की सबसे अहम डिमांड ये है जो इस समय आपके सामने RS जालान साहब लेकर आ रहे हैं, GHCL के डायरेक्टर। जालान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे हम और नज़र है हमारी दूसरे स्टॉक्स पे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और तब खास तौर पे फोकस होगा प्रभात डेयरी पे। ये स्टॉक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे नीचे 15% टूट चुका है। हम आपको बताएंगे कि क्यों टूटा है ये 15% और क्या यहां से अभी और टूटने वाला है। इस सवाल का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।